1681 औरंगजेब विशाल सेना के साथ अपनी शक्ति दिखाते हुए दक्षिण में आया। उसका एक ही ध्येय था, संपूर्ण हिंदुस्तान पर मुगल साम्राज्य का कब्जा। लेकिन आगे उसका और उसके मुगल साम्राज्य का कर्दन काल साबित होने वाली एक शक्ति उसका इंतजार कर रही थी, और वो थी मराठे। 25 वर्ष मुगलों और मराठों में संघर्ष हुआ और औरंगजेब को यही शिवराय की भूमि में मरना पड़ा। इन 25 वर्षों के दौरान औरंगजेब के साथ उसकी छावनी में एक ऐसा व्यक्ति था जो सब कुछ देख रहा था, लिख रहा था। वो था निकोलाव मनुची। अपनी किताब स्टोरी ऑफ मुगल्स में उसने दक्षिण में औरंगजेब की छावनी में हुई घटनाएं, मराठों के छावनी पर आक्रमण और औरंगजेब की मृत्यु, यह सब अपनी आंखों से देखा है। आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे। मनुची कहता है, इतने सालों से औरंगजेब मराठों को जीतने का प्रयास कर रहा है। उसकी छावनी में रोज लाखों लोग मर रहे हैं। लोग ही नहीं, असंख्य जानवर भी मर रहे हैं। इतने बड़े राज्य में आज स्थिति यह है कि बड़े बड़े सरदारों को भी उपवास करने की नौबत आती है। दक्षिण में 1702 से लेकर 1704 तक बारिश ही नहीं हुई और प्लेग रोग बढ़ रहा है। कोकण जैसे कठिन इलाकों में बचने के लिए फौजें जाने लगी। कभी कभी तो लश्करी अधिकारियों पर ऐसा समय आता कि खुद आटा लेकर किसी के घर जाए और 2 रुपए मजदूरी देकर उतनी रोटी बनवा ले। नौकर चाकर को तो पेड़ का पत्ता मिल जाए तो वही बड़ी बात थी। पिछले 25 सालों में बादशाह को कितना खर्च आया और उसके कितने लोग मरे, इसका हिसाब ही नहीं। लेकिन इससे बादशाह के दिल में जरा भी बदलाव नहीं आया। कभी कभी बहुत लोग मरने और नुकसान होने की खबर आती तो वो अपने नजदीकी लोगों से कहता, ऐसा संहार होता है तभी तैमूर लंग जैसी कीर्ति मिलती है। लड़ाई के जोश में मराठों ने बुरहानपुर पर हमला किया। वहाँ के मुगल अधिकारी को पकड़ा और पूरा शहर लूट लिया। उस अधिकारी ने जुर्माना भरकर अपनी रिहाई कराई। फिर तुरंत गोलकोंडा पर चढ़ाई की। वहाँ से भी मराठों ने बहुत लूट लाई। मराठों के किले जीतने की होशियारी दिखाकर बादशाह से इनाम पाने के लिए कई मुगल अधिकारियों ने मराठों को पैसे देकर कुछ समय के लिए किले कब्जा लिए। अब मराठों का राजा सर्वशक्तिमान है, उसके पास 1 लाख की सेना है। ऐसी फौज के साथ वो मुगल बादशाह से लड़ने में जरा भी नहीं कतराता। पहले जैसे औरंगजेब दूसरों को धाक दिखाता था, वैसे ही अब मराठों का राजा सबको धाक दिखाता है। 10 से 20 साल में पूरे हिंदुस्तान का राज्य कब्जा करने की ताकत, इतने सालों की मेहनत और अनुभव मराठों में आ चुकी थी। शौर्य, पराक्रमी लोग और साहित्य भरपूर था, लेकिन कानून और अनुशासन लगाने वाला नेता नहीं था। बादशाह के आखिरी दिनों का मनुची ने जो वर्णन किया है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे मुगल प्रशासन की कल्पना होती है और यह भी समझ आता है कि एक सत्ताधारी व्यक्ति के हट के कारण राष्ट्र का इतिहास कैसे बदलता है। मनुची कहता है, बादशाह अहमदनगर आते समय उसकी बेटी और बेगमों ने विनती की कि राजधानी छोड़े। आज कई सालों से हम जंगलों में भटक रहे हैं, कई तरह के संकट सह लिए, हम बूढ़े हो गए, तो मेहरबानी करके हमें आगरा जाने दे ताकि वहाँ कोई हमें पकड़ न सके और हम सुख से मरे। बादशाह ने जवाब दिया, तुम कुछ फिक्र मत करो, तुम्हारी सुरक्षा का इंतजाम मैंने 2 साल पहले ही कर दिया है। बादशाह की छावनी का वर्णन करते हुए मनुची कहता है, उसकी छावनी जैसी गंदी जगह धरती पर दूसरी नहीं होगी। रोज असंख्य लोग और जानवर मरते, बदबू फैलती। मरे हुए लोगों को जानवरों की तरह रस्सी बांधकर घसीटते, उनके शरीर पर जो मिलता लूट लेते और नजदीक के गड्ढे में फेंक देते। गिद्ध और कुत्तों के तो मजे ही थे। कई बार मुझे बादशाह की छावनी के पास नाक ढककर चलना पड़ता। मक्खियाँ इतनी होती कि खाना खाने का मन भी नहीं होता। यात्रियों को पहले मराठों का डर लगता, लेकिन उनसे बच भी जाए तो बादशाह के टैक्स वसूलने वाले अधिकारी क्या कम है। अगर उन्हें पता चल जाए कि किसी के पास कुछ माल है तो पूरा लूट कर यात्री को मारकर दफना देते। यही इस बादशाह का राज था। बादशाह के मन में हर समय लड़ाई का विषय घूमता रहता। वह तलवार म्यान से निकालकर पहुंचता, इधर उधर घुमाता
फिर रख देता। धनुष बाण से भी यही करता ताकि लोगों को दिखा सके कि वह अब भी लड़ाई के लिए तैयार है। बुढ़ापे में उसका शरीर झुक गया, आंखें छाती पर झुकी लगती, सफेद दाढ़ी सीने से बाहर आती मालूम पड़ती। अहमदनगर आने पर बादशाह को पछतावा हुआ, हम क्यों मराठों के युद्ध में पड़े। दिल्ली निकल जाए तो दक्षिण का प्रदेश हाथ से जाएगा और इतने साल का श्रम, इतने साल की मेहनत, खर्च बेकार हो जाएगा। अहमदनगर में वह एक बार बीमार पड़ा तो उसके मरने की अफवाह फैली और राज्य में हड़कंप मच गया। सच में मरने से पहले ही उसे अपने अंत का आभास हो गया। लोग उसे उठाकर दरबार में लाते, मंगलवाद्य बजाते ताकि लोग विश्वास करें कि वह जिंदा है। औरंगजेब की मौत से पहले उसके सभी पुराने अमीर उमराव मर चुके थे। उसका एकमात्र व्यक्तिगत मित्र वजीर असद खान ही बचा था, जो उससे 5 साल छोटा था। अंतकाल नजदीक आया तो उसके परिवार में अंधकार छा गया। उसकी लाडली बहू जागजेब बानू गुजरात में 1705 में मरी, बागी बेटा अकबर 1704 में और उसकी प्रतिभावान कवयित्री बेटी जबुन्निसा 1702 में दिल्ली की कैद में मरी। उसकी इकलौती बहन आरा बेगम 1706 में मरी। 1707 में उसकी 2 पोते पोतियां भी मर गई। मौत से पहले उसने अपना वसीयतनामा लिखा, जिसमें 12वें कलम में छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र है। उसने स्वीकारा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की आगरा से रिहाई उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। आखिरकार 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब अत्यंत निराशा में सुबह मरा। वह दिन था शुक्रवार। मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा 50 वर्ष उसने राज किया, लेकिन उसकी मौत के बाद साम्राज्य ढह गया। मरते समय उसके अंतिम शब्द थे, मेरे मरने के बाद सर्वत्र अंधकार फैलेगा। और वैसा ही हुआ। शिवाजी महाराज का स्वराज्य धीरे धीरे साम्राज्य में बदलने लगा। मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य का कर्दनकाल साबित हुआ। 25 साल पहले औरंगजेब 7 लाख सैनिक लेकर आया था, फिर भी वह यह मुहिम सफल न कर सका। मराठों ने उसे इतना परेशान किया कि हर साल लाखों लोग मरते गए। इसी प्रकार इस क्रूर धर्मांध बादशाह की मौत अत्यंत दयनीय और निराशा में हुई।